विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब दुनिया के अंदर सबसे पुरानी जीवित सभ्यता शहर बनारस को बनाने का नंबर आया तो प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि जापान इसे क्योटो जैसा बना दे। और हमारे इंजीनियर क्या करेंगे? ये जो टेक्नोलॉजी का निगेटिव यूज़ है, जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करते, हम अडॉप्ट करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें उदाहरण दे दूं कि माँ के पेट में बच्चे को कोई ऐसी बीमारी ना हो जो बाहर आके इलाज ना हो सकता हो, अंदर ही ठीक हो जाए, उसके लिए अल्ट्रासाउंड डेवलप किया गया था। हिंदुस्तान में ये देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा कि गर्भ में लड़की है कि लड़का है। और फिर उसके पास गर्भपात की संख्या इतनी बढ़ी कि लड़कियों का अनुपात बिगड़ गया। फिर कानून बना, फिर उसमें थाने की भी इनकम हो गई, कचहरी भी उसके अंदर जुड़ गई, क्योंकि हमने उस टेक्नोलॉजी को गलत इस्तेमाल करा। अब ये जिस तरीके के ऐप्स बनाए जा रहे हैं, ये ऐप्स बनाए नहीं जा रहे हैं, बनवाए जा रहे हैं। कोई पैसा इस काम मात्र का दे रहा है कि तुम इस काम को करो। तो इसमें ये बच्चे तो अपने आप में इतने दोषी नहीं हैं जितने इनके पीछे की वो ताकतें जो कि इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके समाज में कुरीतियाँ फैलाना चाहते हैं, बुराइयाँ फैलाना चाहते हैं। और हमारे जो नए युवा ये आ रहे हैं जिनके ऊपर आप ये आरोप लगा रहे हैं, ये हमारे नए युवा कितने हैं? करोड़ों में 2-4। देखिए, दुनिया में जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, उसके ऊपर हिंदुस्तानियों का डंका बज रहा है। अमेरिका के अंदर सिलिकॉन वैली में भी हिंदुस्तानियों का डंका बज रहा है। लेकिन हिंदुस्तानी जो हैं वो नंबर 1 के हैकर्स नहीं हैं। नंबर 1 के हैकर्स आएंगे रशिया से, पाकिस्तान से, चाइना से। तो हमारे यहाँ की जो मनोवृत्ति है वो इस तरह की नहीं है। लेकिन इस वक्त कुछ लोग ऐसे हैं जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने और मकसद हासिल करना चाहते हैं। और उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि देश के अंदर बंटवारे की, एक दूसरे से को लड़ाने की बात होती रहे, निगेटिव चीज़ें चलती रहें। और बाकी सब जितने इसके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे तो नेट पर ड्रग्स भी बिक रही हैं, सेक्स रैकेट चल रहे हैं, ये सब तरीके की बुराइयां हैं। इनके लिए पुलिस है, एजेंसीज़ हैं, वो जांच करें, गिरफ्तार करें। पर मेरा अपना मानना ये है कि जब इसके अंदर वो ऐप बनाने वाला हाथ आ जाए तब रुकना नहीं चाहिए। उसके पीछे कौन पैसा लगाने वाला है, उसके पीछे इस आइडियोलॉजी को बढ़ावा देने वाले कौन लोग हैं, उन तक भी वो हाथ एजेंसीज़ के पहुंचने चाहिए, तब बीमारी का इलाज हो पाएगा। क्या राजनीतिक सिस्टम हो सकता है इन जो युवाओं के पीछे, कोई जो उनको उकसा रहा है इस तरह के काम करने के लिए? अगर इसके पीछे कोई राजनीति है तो वो देश के लिए घातक है, हमारी लोकतंत्रीय व्यवस्था के लिए घातक है और उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि हम राजनीति ही नहीं जानते, राजनीति इसे नहीं कहेंगे जो ये किया जा रहा है, ये तो अपराध है। धर्म संसद हुई है सर, वहाँ पे हरिद्वार में FIR होती जा रही है, लगातार जहर घुला जा रहा है। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है, यही तो भारत माता का दुर्भाग्य है कि जिन्हें संत कहा जा रहा है वो तो ऐसी बातें कर रहे हैं। जो इनकी जिम्मेवारी है उनकी जांच करना और अपराध को दर्ज करके गिरफ्तार करना, वो डर के मारे चुप बैठे हुए हैं। जिनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, देश को समृद्धि के रास्ते पे ले आने वाला, वो राजनेता सारे के सारे इस षड्यंत्र में शामिल हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात जो है, भारत की मति के ऊपर जो पत्थर पड़े हैं, उसका एक उदाहरण आपको दे दूं। 76 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के भारत के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी और कहा कि ऐसी धर्म संसद में जो जहर उगला जा रहा है उस पर स्वतः संज्ञान लें। सो मोटो, आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपने आप, अगर आपके कहने से मैं संज्ञान ले रहा हूं तो वो स्वतः कहाँ रह जाएगा? आप मेरे पास चिट्ठी नहीं लिखेंगे। वकील का और कोर्ट का काम, जो रिश्ता है वो इश्क मोहब्बत का नहीं है, बाप बेटे का नहीं है कि साहब चिट्ठी लिख के बातचीत होगी। अगर आपको ये लग रहा था तो वकीलों को जाना चाहिए था कोर्ट के सामने बात को लेकर। और अगर उनको स्वतः संज्ञान कोर्ट खुद लेती है तो अच्छी बात थी, लेकिन किसी और के कहने से लिए गए संज्ञान को स्वतः संज्ञान नहीं कहा जाता। तो जब टॉप लेवल पे ये हालत चल रही है तो नीचे का क्या हाल होगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। सर, पंजाब में जो PM साहब के जो काफिले को रोका गया है, सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी खबरें आ गई हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में। वो कह रहे हैं कि हमारे PM साहब बचकर आ गए हैं पंजाब से। इस पूरी जो सुरक्षा, जो पूरा सिनेरियो है, पूरी वर्ल्ड में कैसा मैसेज गया है कि PM अपने देश में सुरक्षित नहीं है? देखिए, इस मामले में मैं आपकी ये आशंका निर्मूल कर दूं साबित कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या कैसा मैसेज दुनिया में गया है। अब तो प्रधानमंत्री का मैसेज पूरी दुनिया में जा चुका है। ही इज़ ए लायर, LIAR, नॉट लॉयर। ही इज़ ए लायर, वो एक झूठा है।
दुनिया जानती है कि वो झूठ बोलता है। अब अमेरिका भी जानती है, ये वहाँ जा चुके हैं, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रम्प। वहाँ की डेमोक्रेसी भी जानती है कि ये कैसी व्यक्तित्व के मालिक हैं, कैसी इनकी मानसिकता है, कैसी इनकी सोच है, एंड नोबडी इज़ टेकिंग हिम सीरियसली। लेकिन वो तो कहते थे कि 2019 में कि हम सब चौकीदार हैं। यदि सब भाजपा के लोग चौकीदार हैं तो फिर ये गुस्ताखी कैसे कर दी, क्यों कर दी, किसने? देश बिक गया, चौकीदार बढ़ गए, बैंक लुट गए, चौकीदार सोते रह गए, पुलवामा हो गया, चौकीदार सोते रह गए। अब इनके दुर्भाग्यों के बीच में ये सब हो रहा है, तो चौकीदार जितने हैं इन सबको बर्खास्त कर देना चाहिए। लोग कहते हैं कि सर जो मोदी जी हैं उनकी 56 इंच की छाती है, बहुत मजबूत प्रधानमंत्री है, मजबूत हाथों में है देश। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शेर पालना है तो खर्चे तो उठाने पड़ेंगे, बहुत मजबूत हाथ में है देश और मजबूत प्रधानमंत्री है। तो ये घटना कैसे घट गई? देखिए, यहाँ तक 56 इंच के सीने वाली बात है तो मैं आपको बता दूं कि अभी इस किसान आंदोलन में मेरे को एक ग्रामीण परिवेश के बुज़ुर्ग से मिलना हुआ। वो भरत सिंह भरतू जो हैं कहलाते थे, 85 साल की उनकी उम्र है। तो प्रधानमंत्री जी 56 इंच के सीने वाले, वो उस 85 साल वाले से भिड़ लें, मरोड़ देगा। इतना आक्रोश है उसके अंदर इनके धोखे का। और जो ये कह रहे हैं ना भगवान की दुआ से मैं बच के आ गया, भरतू 85 साल का अखाड़े में मार देगा। इतना आक्रोश है इनके धोखे का। जो इन्होंने लोगों के साथ छलावा किया है, तो सच्चे ईमानदार आदमी को उतना ही दर्द महसूस होता, उतना ही ठगा हुआ। ठग को ठग लो तो कहता है कि ठीक है मैं सबको ठगता हूँ, मैंने को भी ठग लिया, कोई बात नहीं है। लेकिन एक भरोसे वाले को, जो तुम पे भरोसा करे, उसे ठगो तो दर्द ज़्यादा पहुँचता है। सर प्रधानमंत्री जी मेरठ में जाते हैं यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए, वहाँ जो वो एक मशीन पे जो है अपना, अगर वो देश के सामने अपनी फिजिकल फिटनेस का उदाहरण दे रहे हैं, अगर मैं भी उनकी जगह होता तो मैं ऐसा करता। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से कहूँगा कि वो बाकी सब खेलों में हाथ आजमा लिया करें, म्यूज़िक बजा लिया करें, ढोल बजा लिया करें, ड्रम बजा लिया, बैडमिंटन ना खेला करें। उन्हें शटल कॉक जो है दूसरे कोर्ट में सर्विस करनी नहीं आती भाई उस आदमी को। वो चाय वाले का बेटा है, फिर उसके बाद वो काकी निकर पहन के संग में चला गया, वहाँ बैडमिंटन खेल ही नहीं जाती। तो वो जिस तरीके से शटल कॉक को पकड़ के और रैकेट से और वो देख रहे थे, इट वॉज ए जोक। तो ऐसे खेलों वेलों में प्रधानमंत्री महोदय को अपने हाथ नहीं आजमाना चाहिए। बाकी तो ढोल वोल बजा लें, ठीक है। पंजाब में सर क्या खोई हुई ज़मीन वापस ले आएगी भाजपा, जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से घटना हुई है सुरक्षा को लेकर पीएम की? देखिए, मैं आपको पंजाब का रिजल्ट बता दूं आज। अभी तक आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जितनी भविष्यवाणी मैंने धरने पे अपने बाइट्स की दी, तो आप कहते थे कि भाई सबसे ज़्यादा इन्हीं की सच निकलती हैं। तो मैं पंजाब की आपको रिजल्ट बता दे रहा हूँ। 70+ कांग्रेस, देन आप, देन शिरोमणि अकाली दल, देन बीजेपी प्लस अमरिंदर सिंह। ये 2 से 5 सीट के बीच में रह सकते हैं। इन्होंने बात ज़मीन की नहीं है, भरोसा खोया है। तो जब भरोसा खो दिया तो ज़मीन मिलेगी कहाँ से? ये इसी क्रम में रहेंगे, 70+ कांग्रेस और 2 से 5 के बीच में बीजेपी प्लस अमरिंदर सिंह, इनसे ऊपर शिरोमणि अकाली दल और उससे ऊपर आम आदमी पार्टी।